सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। सो ये चैप्टर हमारी इकोनॉमिक्स बुक में थर्ड ए चैप्टर जो कि है डिमांड एनालिसिस। आज इसका वन शॉट लेक्चर मीन्स व्हाट, आज के इस लेक्चर वीडियो में ये पूरा चैप्टर जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस, वो पूरा चैप्टर हम आज खत्म करने वाले हैं। यस, कुर्सी की पेटी बांध लो, कमर कस के बैठ जाओ। आज का जो ये लेक्चर होने वाला ना, इस लेक्चर में ये डिमांड एनालिसिस का चैप्टर है ना, ये पूरा यहाँ पर फिनिश करके ही रहेंगे। मीन्स व्हाट, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 3A और 3B करके दो सेक्शन है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3B है और डिमांड एनालिसिस जो है वो 3A है। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले व्हाट इज डिमांड। अच्छा, ये डिमांड एनालिसिस चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले ये पढ़ने की जरूरत है कि डिमांड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिमांड। फिर हम देखेंगे भाई डेफिनेशन क्या होगी डिमांड की, क्या होगी एक डेफिनेशन जो हमारे इकोनॉमिक्स अब तक जो अच्छे जो हमारे जो इकोनॉमिक्स अब तक आए हुए हैं उन्होंने कुछ डेफिनेशन बताए हैं, उनमें से कोई एक डेफिनेशन हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। उसके बाद क्या देखेंगे भाई, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एजम्पशन और एक्सेप्शन। बस इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। मतलब क्या, ये सारे पॉइंट इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो व्हाट इज डिमांड एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड क्या कहता है। सबसे पहले व्हाट इज डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। सबसे पहली बात, किसी भी चीज को डिमांड करने से पहले ना हमको क्या होनी चाहिए, उसकी डिजायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए। फिर बोलता है विलिंगनेस टू परचेस, मींस व्हाट, उसको खरीदने की जो चाहत होती है। सबसे पहली बात, जो खरीदने की चाहत होती है। बोलता है एबिलिटी टू पे, मींस आपके पास, आपको उसकी चीज की डिजायर भी है और आप विलिंगनेस टू परचेस, यानी आप खरीदने की भी चाहते हैं, आपके पास डिजायर भी है, लेकिन आप उसको एबिलिटी नहीं है आपको पे करने की। मींस व्हाट, वहां पर आपको उतना अमाउंट नहीं है उसको पे करने का। तो वहां पर आप क्या कहता है भाई, एबिलिटी अगर टू पे, अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, मींस व्हाट, आप पे नहीं कर पा रहे उस चीज को, या आपको खरीदने की चाहत नहीं है, या आपको डिजायर ही नहीं उस चीज की, तो आपके लिए वहां पर डिमांड नहीं होता है। मींस व्हाट, यहाँ पर डिमांड क्या कहता है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। देन फिर भैया डेफिनेशन क्या है भाई, डेफिनेशन क्या है इसकी, अकॉर्डिंग टू बेनहेमन। भाई क्या बोलते हैं ये, डिमांड की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर एनीथिंग एट द गिवन प्राइस is the amount of it which will be brought per unit of time at the price। ठीक है, तो ये था हमारा डेफिनेशन और व्हाट इज डिमांड की, डिमांड का मतलब क्या है और डिमांड की डेफिनेशन क्या है। सो अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल डिमांड पे। अच्छा, कोई भी चीज की इंडिविजुअल डिमांड, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल का मतलब क्या है, सिंगल। मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक मार्कर की जरूरत है। सो मैं यहां से निकला, शॉप पर गया, पैसे दिया और मार्कर ले लिया। वहां पर ये मार्कर मेरे लिए क्या हो गई, इंडिविजुअल डिमांड हो गई। मींस व्हाट, कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आपको 1 किलो टमाटर की जरूरत है, ठीक है, तो आप मार्केट में गए, 1 किलो टमाटर खरीदा और घर पर आ गए। वहां पर उसको पैसे दिए, टमाटर लिए और घर पे आ गए। मींस व्हाट, वहां पर वो आपकी क्या हो गई, इंडिविजुअल डिमांड हो गई। मींस व्हाट, यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड क्या कहता है, कमोडिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, कि एक कोई कमोडिटी है उसको एक इंडिविजुअल पर्सन, एक सिंगल पर्सन के द्वारा क्या किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है एट द गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वही टाइम पर जो प्राइस रहेगा उसी प्राइस पर उसको डिटरमाइन करके उसको परचेस किया जा रहा है, तो वहां पर वो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल डिमांड हो रहा है। मींस व्हाट, कोई भी सिंगल चीज की डिमांड की जा रही है एक सिंगल पर्सन के द्वारा, उसको हम क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कह रहे हैं। और ठीक उसी तरह से आप देखिए, अगर जब प्राइस 10 रुपया था तो वहां पर एक क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको आपके बर्थडे पर, सॉरी आपके फ्रेंड के बर्थडे पर आपको एक चॉकलेट गिफ्ट करनी है जिसका जो अमाउंट है वो 10 रुपीज है। सो वहां पर आप क्या कर रहे हो पता है, वहां पर आप एक ही चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हो। बट अगर सडनली आपको पता चले कि उस चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज से घटकर 1 रुपया हो गया, तो वहां पर आपने क्या किया, 2 चॉकलेट परचेज कर लिए, एक अपने फ्रेंड को देने के लिए, एक खुद खाने के लिए। वहां पर फिर उसका जब प्राइस और डिक्रीज हो गया, मीन व्हाट 8 to 6 हो गया, तो वहां पर आपकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। जहां पर आप 2 चॉकलेट खरीद रहे थे, अब वहां पर आप 3 चॉकलेट खरीद रहे हैं। आप फिर जैसे उसी तरह से अगर आप देख रहे हो यहाँ पे और कम हो रहा है, 4 हो रहा है, तो आप 4 चॉकलेट खरीद रहे हो। अगर उस चॉकलेट का कीमत कितना हो गया, 2 रुपया हो गया, तो वहां पर आपका टोटल कितना हो जा रहा है, 5 रुपीज हो रहा है। मीन व्हाट, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड यही कहता है कि कोई भी कमोडिटी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अगर डिमांड की जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं,
इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। उसी तरह से हम आते हैं हमारे मार्केट डिमांड के ऊपर। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी कमोडिटी एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा डिमांड की जा रही है मार्केट के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो डेफिनेशन में क्या लिखा है, मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉर ऑल द कंज्यूमर एट द गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वहां पर हम क्या कर रहे थे, कोई एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को कोई एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा था, डिमांड कर रहा था एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बट वहां पर अब क्या कर रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब एक ही कमोडिटी को बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटोज, अगर आप बोलेंगे टमाटर का ही, तो आप देखो कि आप जब मार्केट के अंदर जाओगे ना तो वहां पर आप ही नहीं होगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो टमाटर खरीदने जाते हैं। सो वहां पर जो प्राइस होता है ना वो उन सबको देखकर डिसाइड किया जाता है। यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जब उस टमाटर की कीमत अगर 10 रुपया थी ना, तो जो एक था वो कितना खरीद रहा था, 5 kg, फिर बोलता है 10 kg और 15 kg, बट तीनों का मिलाकर कितना, 30। मीन्स व्हाट, वहां पर जो डिमांड है वो कितनी है, 30 kg की। फिर वहां पर जब प्राइस घट रहा है तो वहां पर डिमांड और इंक्रीज हो रही है बाय 15 से। देखो यहाँ पर जो 5 किलो ले रहा था वो 10 kg ले रहा है, जो भी 10 kg ले रहा था वो 15 kg। मीन्स व्हाट, वहां पर डिमांड भी उसी तरह से इंक्रीज हो रही है। ठीक, वहां पर देखो 10 से 15 हो गया, 15 से 20 और यहाँ पे 45। जब वहां पर उसका 2 रुपया प्राइस हो गया तो यहाँ पर उसने 25 kg परचेस कर लिया, यहाँ पर उसने 30 kg, यहाँ पे 35, टोटल मिला के कितना हो गया, 90। मीन्स व्हाट, एक दो तीनों पर्सन को मिलाकर जो एग्रीगेट हो रहा है, मीन्स व्हाट, इंडिविजुअल्स का जो एग्रीगेट, उसको क्या कहते हैं हम, मार्केट डिमांड कहते हैं। और यही कहता है हमारे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मार्केट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड है किसी एक कमोडिटी का फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट द गिवन प्राइस। जो भी प्राइस उसका वहां पर डिटरमाइन होगा उन सब कंज्यूमर्स के द्वारा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, जो कि उसका इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में यही फर्क रहता है कि मार्केट डिमांड जो रहता है वहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा अमाउंट जो है वो डिसाइड किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, कितने प्राइस पर। इंडिविजुअल पे होता है भाई कि वहां पर इंडिविजुअल प्राइस रहेगा और इंडिविजुअल डिमांड रहती है किसी एक पर्सन के द्वारा किसी एक कमोडिटी के लिए। तो ये था हमारा इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का जो टॉपिक था, यहाँ पर वो खत्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे जो टाइप्स ऑफ डिमांड का जो क्वेश्चन है वहां पर उसको कवर करने के लिए। टाइप्स ऑफ डिमांड का जो ये क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के कुछ टाइप्स हैं। अब तक जो हमने पढ़ा कि डिमांड का इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिमांड की डेफिनेशन क्या थी, देखेंगे तो डिजायर, फिर विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। अब वो डिमांड का मतलब क्या होता है, तो हमने देखा था कि डिमांड में दो टाइप्स होते थे, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहली बात मैं, टाइप्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड के कुछ ऐसे टाइप्स है, मींस व्हाट, हम किसी भी चीजों को जब डिटरमाइन करने जाते हैं ना तो वहां पर उसके छोटे छोटे पार्ट से जो मिलके एक बड़ी थिंग बनती है जो कि डिमांड बन रहा है। डिमांड होते कितने प्रकार के, मींस व्हाट, डिमांड कितने प्रकार के। तो सबसे पहली बात तो जो दिया है वो डायरेक्ट डिमांड, किसी भी चीज की डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, जैसे अगर ये मार्कर परचेस करने जाने का है या ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड परचेस करने जाने का, तो वहां पर आप डायरेक्टली शॉप पर गए, आपने पैसे दिया और वहां पर वो कमोडिटी परचेस कर ली। मींस व्हाट, आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 1 kg पोटैटो परचेस करने गए हो मार्केट में, दुकानदार को पैसे दिया और वो 1 kg पोटैटो वहां पर आपने अपने परचेस कर लिया। सो वो क्या हो गया, हमारे लिए डायरेक्ट डिमांड हो गया। मींस व्हाट, डायरेक्ट डिमांड क्या कहता है भाई, कोई भी चीज को हम डायरेक्टली जाकर परचेस कर ले रहे हैं, तुरंत पैसा दिया और तुरंत कमोडिटी ले लिया, वहां पर वो क्या हो गया, डायरेक्ट डिमांड हो गया। किसी भी चीज की डायरेक्ट डिमांड मींस व्हाट, वहां पर कोई भी चीज को परचेस करने के लिए आप तुरंत पैसे दे रहे हो और तुरंत वो कमोडिटी आपको मिल जा रही है। फिर बोलता है इनडायरेक्ट डिमांड। अच्छा, डायरेक्ट डिमांड का मतलब था भाई कोई भी चीज को डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कोई भी एक कमोडिटी अगर आप परचेस कर रहे हो या कोई भी थिंग्स आप चालू कर रहे हो, उसकी वजह से आपको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक शुगर की फैक्ट्री चालू कर रहे हो, ठीक है। सो वहां पर आपको शुगर की फैक्ट्री चालू करने के लिए जो आपको मशीनरी की जरूरत पड़ रही है, फिर आपको वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। सो वहां पर वो फैक्ट्री चालू करने के लिए वो वर्कर्स क्या हो गए आपके लिए, इनडायरेक्ट डिमांड हो गए। मींस व्हाट, वहां पर आपको एक्चुअल वर्कर की जरूरत थी क्या, नहीं, आपको किसकी जरूरत थी, फैक्ट्री चालू करने की। लेकिन फैक्ट्री चालू करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ रही है, वर्कर्स की जरूरत पड़ रही है। सो वैसे ही क्या कहता है हमारा इनडायरेक्ट डिमांड कहता है, किसी भी चीज को अगर आपको चाहिए कुछ और चीज और मिल रही है कुछ, मींस व्हाट, फैक्ट्री चालू करना है बट आ कौन रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं। मींस व्हाट, वो फैक्ट्री चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्कर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर मुझे ये वीडियो बनाना है तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे उसके पहले कैमरा चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हो गई हमारे लिए, इनडायरेक्ट डिमांड हो गई। फिर बोलता है भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड। ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड को जॉइंट डिमांड कहते हैं। जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होगा, जॉइंट वर्ड सुन के समझ में आ गया, किसी चीज से कनेक्ट रहेगा। कनेक्ट मतलब फॉर एग्जांपल आप कार ड्राइव कर रहे हो, अब तो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कार आने लगी है वहां पर भी आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की।
जहां पर अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कार नहीं है, वहां पर आपको, अगर आप कार खरीद रहे हो तो आपको सिर्फ आपने क्या परचेस करना पड़ता है, फ्यूल परचेस करना पड़ता है। मीन्स व्हाट, वहां पर कहता है कि भाई कोई भी एक चीज के साथ में तुझको एक चीज ज्वाइन मिलने वाली है। मीन्स व्हाट, वहां पर आपको एक्चुअल में फ्यूल की जरूरत पड़ती थी क्या, नहीं पड़ती थी। बट जो कि अगर आपने कार परचेस किया है तो उसके साथ में क्या आपको परचेस करना पड़ रहा है, उसका फ्यूल परचेस करना पड़ रहा है। तो यहां पर वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड हो गया। मीन्स व्हाट, उसके साथ में आ रहा है, इसके कार के साथ में कौन आ रहा है, फ्यूल आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी। अब जो चार्जिंग वाली आ गई है तो वहां पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है। सेकंड थिंग, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ना करके फ्यूल वाली, डीजल वाली ले रहे हैं या सीएनजी वाली, वहां पर भी उस चीजों की जरूरत आपको पड़ रही है। और यही चीज हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड का मतलब सीधा यही होता है कि अगर कोई एक चीज परचेस कर रहा है और उसके साथ में एक चीज परचेस और करना पड़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंपोजिट डिमांड। अच्छा, कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होगा, कोई भी एक चीज, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ना, कोई एक चीज से सर्वल यूजेस हो रहे हैं। मींस व्हाट, एक कमोडिटी बहुत सारी वांट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप सभी को याद होगा हमारी यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। मींस व्हाट, कंपोजिट डिमांड मतलब कोई एक इंडिविजुअल थिंग बहुत सारी वांट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या किसी एक इंडिविजुअल यूज के लिए आती है, नहीं। वहां पर आप फैन चला रहे हो, आप एसी चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, लाइट चला रहे हो, वहां पर उसकी क्या हो रही है, सर्वल यूजेस हो रही है। पानी का मोटर चल रहा है या और भी बहुत सारी उसकी यूजेस है। तो वहां पर वो क्या हो रहा है भाई कि उसकी सर्वल यूजेस है। इसकी कंपोजिट डिमांड की क्या है, सर्वल, जो भी ये हमारा ये करेगा, सर्वल यूजेस को सेटिस्फाई करेगा, वो कौन है, कंपोजिट डिमांड। वहां पर कंपोजिट डिमांड क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हमारा बहुत सारी वांट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, हमारी बहुत सारी डिमांड पूरी कर रही है। वहां पर उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट डिमांड। फिर आ जाते हैं हमारी कॉम्पिटेटिव डिमांड का मतलब क्या होता है। कॉम्पिटेटिव डिमांड, सबसे पहली बात ना, कॉम्पिटेटिव का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि कॉम्पिटिशन हो रहा है किसी के बीच में। एग्जाम्पल है भाई टी और कॉफी। अच्छा, ये टी और कॉफी अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे ना, अगर आप, मैं टी का भाव जो नॉर्मल 5 से 10 रुपीज के बीच में आ रही है, अगर उसका सडनली भाव बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए, 150 रुपया कप मिलने लगे, तो वहां पर कॉफी जो रहेगी उसके इसमें कंपैरिजन में जो उसकी कॉफी है, वहां पर उसका क्या रहेगा, डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी। वहां पर इंडिविजुअल कॉफी अगर आप देखोगे हार्डली 25 टू 20 रुपीज में आती है और चाय जो है वो 15 से 20 रुपए में। तो वहां पर 5 से 10 रुपए का जो गैप है ना, वो चाय और कॉफी को मतलब कॉफी को ऊपर और चाय को नीचे दिखाता है। लेकिन अगर यहाँ पर चाय की वैल्यू बढ़ जाए तो कॉफी की जो डिमांड होगी ना वो बढ़ जाएगी। मीन्स व्हाट, किसी एक कमोडिटी के जब प्राइस कम हो रहा है तो वहां पर दूसरी कमोडिटी के प्राइस ज्यादा हो रहा है। कॉम्पिटेटिव डिमांड भी यही बोलता है भाई कि जब हमारा जो कंपैरिजन वाला जो प्रोडक्ट है, वहां पर टी और कॉफी अगर आप देख रहे हो तो कॉफी का जो रहेगा ना वो प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है, तो चाय की डिमांड बढ़ जा रही है। जब चाय की प्राइस इंक्रीज हो जा रही है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जा रही है, वहां पर चाय की डिमांड डिक्रीज हो जा रही है। तो ये था हमारा कॉम्पिटेटिव डिमांड। एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते भाई। डायरेक्ट डिमांड, किसी भी चीज को डायरेक्टली जाके परचेस करना। इनडायरेक्ट डिमांड जो है भाई कि किसी एक चीज की वजह से दूसरी चीज की जरूरत पड़ना। तीसरा, हम जैसे हमने देखा था कि शुगर फैक्ट्री में वर्कर्स की जरूरत पड़ रही थी। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में कार प्लस फ्यूल दोनों चीज की जरूरत पड़ रही है। फिर कॉम्पिटेटिव डिमांड में बोलता था भाई सर्वल यूजेस, किसी एक कमोडिटी से बहुत सारी वांट सेटिस्फाई हो रही है। फिर बोलता है कॉम्पिटेटिव डिमांड टी एंड कॉफी, कि एक बढ़ रहा है, दूसरा एक की प्राइस बढ़ रही है, दूसरे की डिमांड बढ़ जा रही है। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, की डिमांड की ऐसी क्या फीचर्स हैं, डिमांड किस वजह से ऊपर नीचे होती है। सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब ये भाई कि डिमांड मतलब किन चीजों की वजह से ऊपर नीचे होते रहती है। ठीक है, डिमांड किस वजह से ज्यादा कम हो रही है। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो हमारा ये कहता है डिटरमिनेंट, क्या कहता है, प्राइस। प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो होता है ना, सबसे पहली बात तो यही होती है, किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक कमोडिटी ले लो। आप फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन ले रहा हूं, अगर ये मार्कर की जो वैल्यू है ना मार्केट के अंदर 25 रुपीज है, तो यहाँ पर इसकी जो डिमांड है ना वो हाई रहेगी। बट सडनली क्या हो गया ना, इसका जो प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, 25 से 100 रुपीज हो गया। जब इसका प्राइस 100 रुपीज हो गया ना, तो वहां पर क्या हो गया, हमारा प्राइस ज्यादा होने की वजह से डिमांड कम हो गया। और यही चीज कहता है हमारे प्राइस के अंदर, बोलता है व्हेन द प्राइस हाई डिमांड इज लो, व्हेन द प्राइस इज लो डिमांड इज हाई। और अगर आप पढ़ोगे आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड का, उसमें भी यही सेम चीज कहता है। फिर बोलता है हमारा नेक्स्ट इनकम, आपकी इनकम कम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 12,000 पर मंथ है, आप कितनी बार पीवीआर में सिनेमा देखने जा सकते हो, या फिर आप बोलूंगा तो कितनी बार पिज्जा खाने जा सकते हो अपनी फैमिली को बाहर लेकर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो हार्डली आप बोलो तो 1 से 2 बार ही जा सकते हो। ठीक है,
और उतना भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप मंथली अगर देखने जाओगे कि अगर रूम का भाड़ा दे रहे हो या फिर अगर आप घर का भी खर्चा देख रहे हो ना, तो हार्डली आपका 1-2 हजार बचता है और तो उसमें क्या ही जाओगे। ठीक है, तो बोलता है भाई इनकम बहुत मैटर करती है। 12,000 से अगर मैं बढ़ा के 12 लाख पर मंथ कर दूं तो ठीक है। अब अगर आप सोच के देखो कि 12 लाख पर मंथ आपकी सैलरी है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप महीने में क्या आप तो हर मतलब छोटे छोटे टाइम पे आप बाहर जाके खा सकते हो या ये कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या बोलता है भाई हमारा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स भी तो कुछ होता है ना, हमने देखा ना अभी कि एक के बदले कोई गुड्स आ गया। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी मैंने देखा ना, जब हमारा टी का प्राइस क्या है, हाई हो रहा है। ठीक है, टी का प्राइस अभी कितना मान के चलते हैं, 10 रुपया। ठीक है, कॉफी का प्राइस हम मान के चलते हैं 25 रुपया। ठीक है, 15 रुपए का डिफरेंस है दोनों के बीच में। सडनली हमारा क्या हो गया, इसकी कीमत जो हो गई ना वो हो गई 100 रुपीज, और इसकी जो कीमत है ना ये बढ़ के हो गई 35 रुपीज। अब मुझको बताओ कि आप टी लेना प्रीफर करोगे या कॉफी लेना। यहां पर भी वही चीज हो रही है जो कि अभी आपने सोची ना कि भाई अगर टी की कीमत 100 रुपया हो गई तो मैं तो 35 रुपए की कॉफी खरीदूंगा ना, वहां पर तो मैं यही चीज परचेज कर रहा हूं। तो यहां पर भी वही हो रहा है। बोलता है भाई अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस में फर्क आ गया, बोलता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारा जो सस्ता हो गया तो वहां पर पब्लिक क्या परचेज कर रही है, हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स में वहां पर टी की जगह कॉफी परचेज कर रही है। सेम चीज यहाँ पर अगर होगी भाई, अगर कॉफी की वैल्यू 135 हो गई तो लोग यहाँ पर 100 रुपीज की चाय ही लेना प्रीफर करेंगे। मीन्स व्हाट कि एक गुड्स की प्राइस में फर्क आने की वजह से दूसरे गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जा रही है। तो यहां पर इसको क्या कहते हैं हम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो बोलता है कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक के बदले दूसरा, मीन्स एक के साथ दूसरा। ठीक है, एक के बदले दूसरा नहीं, एक के साथ दूसरा। एक के बदले दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। एक के साथ दूसरा फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कार एंड फ्यूल। भाई दोनों साथ में आते हैं, कार एंड फ्यूल। बोलता है भाई अगर कार की कीमत फॉर एग्जांपल जो 40 लाख की कार है उसकी कीमत कितनी हो गई है, 5 लाख रुपीज हो चुकी है। ठीक है, बट हमारा जो 100 रुपए का फ्यूल आता था वो उसकी कीमत हो गई 1 लाख रुपया। आप मुझे बताओ आप कार लेना प्रीफर करोगे या नहीं करोगे। ऑब्वियसली सी बात है नहीं करोगे भाई, 1 लाख रुपए का पेट्रोल कौन डालेगा रोज। 1 लाख रुपए में तो यहां से घाटकुपर तक भी नहीं जा पाएंगे हम लोग। मीन्स व्हाट, यहाँ पर इस चीज का इल्यूजन बहुत ज्यादा होता है। बोलता है भाई कि अगर एक गुड्स की वजह से दूसरे गुड्स में कुछ फर्क आ जाए, ठीक है, बोलता है भाई कि दूसरा गुड्स भी ना अगर बहुत ज्यादा प्राइस का हो रहा है तो पहले गुड्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और यही चीज क्या बोलता है हमारा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलता है भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस पर भी हमारा ये बहुत चीजें निर्भर करती हैं। अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया तो हमारे नॉर्मल जो गुड्स हम परचेज करना चाह रहे हैं उसकी भी प्राइस में फर्क आ जाएगा। फिर क्या बोलता है भाई हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बीपी का अगर आप गोली खा रहे हो, ठीक है, बीपी की दवा खा रहे हो, ब्लड प्रेशर की अगर आप दवा खा रहे हो, तो वहां पर उसका प्राइस कितना भी हाई हो जान दो, वहां पर उसका प्राइस कितना भी हाई हो जान दो, आपका जो डिमांड है ना वो सेम ही रहने वाला है एज कंपेरिजन टू अभी तक के हमने जो चारों पढ़े। वहां पर बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर बोलते हैं एक का प्राइस बढ़ जा रहा है तो वहां पर ब्लड प्रेशर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना है, तो वहां पर आपको ब्लड प्रेशर की ही दवा लेनी है, आप उसकी जगह शुगर की दवा नहीं ले सकते हो। तो ब्लड प्रेशर का अगर आप कितना भी पैसा बढ़ जान दो या कुछ अमाउंट बढ़ जान दो, तो लेकिन आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सेम ही रहने वाला है। रोज की एक गोली आप खा रहे हो, आपको एक गोली रोज की खानी है भाई, उसका प्राइस बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, सो यहाँ पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फिर क्या बोलता है भाई साइज ऑफ पॉपुलेशन, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया विच इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। बोलता है भाई साइज ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत फर्क करता है। इंग्लैंड के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि 30 करोड़ 35 करोड़ की आबादी है और इंडिया के अंदर 150 करोड़ की आबादी है। दोनों में से जो क्वांटिटी डिमांडेड कहां पर ज्यादा होगा, इंडिया में ज्यादा होगा। अगर आप देखो कि आईफोन 17 सबसे ज्यादा अगर कहां पर बिका हुआ है, अगर आप अभी गूगल कर रहे हो तो सबसे पहला नाम किसका आता है, इंडिया का आता है। क्यों आता है भाई, क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। सो वहां पर जो पब्लिक है और यहाँ पर जितनी पब्लिक है, जितनी पब्लिक उनकी पूरी कंट्री है उतनी एक पब्लिक हमारे यूपी की है, तो उनका पूरी कंट्री और हमारा एक स्टेट। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन अगर आप करने जाओगे तो उसको कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मींस व्हाट, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत इफेक्ट करता है। बोलता है अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड उस कंट्री के अंदर ज्यादा रहेगी। फिर आ जाते हैं भाई एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। मैं बोल रहा हूँ आपको आपके फ्रेंड्स को एक गिफ्ट देना है, ठीक है, अब आप गए अपने फ्रेंड्स के पास गिफ्ट देने। सो अगर मैं देखने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने फ्रेंड को एक चॉकलेट गिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, क्या गिफ्ट करना चाहते हो, एक चॉकलेट गिफ्ट करना चाहते हो।
तो वहां पर आप एक चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, वो 100 रुपए की एक चॉकलेट आ रही है, वो आप उसको एक ही चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हो। बट सडनली आपको क्या पता चलता है कि भाई इसकी जो प्राइस है चॉकलेट की, उसका बर्थडे परसों है और इसकी प्राइस जो कल है ना, इसकी प्राइस इसकी डबल होने वाली है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको जरूरत परसों की थी लेकिन आप उसको आज ही परचेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई और भी चीजें ले सकते हो, अगर आप गोल्ड ले लो, गोल्ड की कीमत लोग सोच रहे हैं ना कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, इस वजह से अभी उसको क्या कर रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस कर रहे हैं। तो ये चीज भी इफेक्ट करती है। बोलता है कि भाई अगर एक्सपेक्टेशंस रह रही है तेरी फ्यूचर प्राइस में, अगर तो लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस ज्यादा होने वाला है, तो यहाँ पर पब्लिक उसको और ज्यादा परचेस करना शुरू कर देती है। बोलता है भाई एक्सपेक्टेशन का फ्यूचर प्राइस भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर आते हैं हमारे जो नेक्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट। भाई अगर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में कोई सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट करता है ना, तो वो एक ही चीज है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अगर सबसे ज्यादा कोई बोल रहा हो ना, अगर किसी भी कमोडिटी को सेल आउट करने के लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली चीजों में से कोई है ना, तो भाई वो हमारा एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा अगर आप लाल बाग दर्शन करने गए होंगे या गणेश गली, आप वो साइड में परेल साइड में अगर आप कहीं भी गणेश उत्सव में दर्शन करने गए होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लाल बाग का जो गेट के अपोजिट में ना, वहां पर पूरा सिर्फ एक ही चीज का ब्रांड लगा हुआ था, किसका, कैंपा कोला का। आप अंदर दर्शन करने जाओ जहां पर वो लाइन वगैरह लगती है, वहां पर अगर आप देखोगे तो हर जगह सिर्फ एक ही नाम दिख रहा था, कैंपा कोला। फिर अगर आप अंदर जाओ जहां पर भगवान की मूर्ति बैठी है, उसके जस्ट सामने जो गली बनी हुई है, उस गली के अंदर दोनों साइड में सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, कैंपा कोला कैंपा कोला, और हर जगह आपको सिर्फ वही नजर आ रहा था। वहां पर उसको क्या कर रहा है मालूम है क्या, एडवर्टाइज कर रहा है, लोगों के बीच में उसको दर्शा रहा है। आप देखो उसके पास दो चीजें हैं, एक तो जियो मार्ट है, दूसरा रिलायंस मार्ट है। दो चीजों के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। और उसकी वजह से आप सभी को पता है कि जो हमारा कोको कोला था, वो टाइम पे कोको कोला और इन दोनों के बीच में जब भिड़ंत हुई है ना, तो यहाँ पर कैंपा कोला ने उसको पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास एडवर्टाइज करने की जो जरिया है ना, वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू कोको कोला। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की वजह से 2,500 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू निकाला कैंपा कोला ने 1.5 साल के अंदर। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर। फिर आ जाते हैं भाई टेस्ट, हैबिट, फैशन। बोलता है भाई टेस्ट, तेरा टेस्ट कैसा है, हैबिट्स कैसा है, फैशन कैसा है, तो उस हिसाब से भी ये चीजें इफेक्ट करती है कि वहां पर भी डिमांड हाई होगी या लो होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज की तेरे को हैबिट पड़ी है, तो वहां पर तुमको वो चीज परचेस करनी ही पड़ेगी। कोई चीज का टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो वहां पर उसका प्राइस हाई रहने दो, लो रहने दो, आप फिर भी डिमांड करोगे। अगर उसका प्राइस हाई है तो भी आप उसकी डिमांड करोगे, आप उसका प्राइस लो है तो आप उसकी डिमांड करने वाले ही होगी। ठीक है। फिर बोलता है लेवल ऑफ टैक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला बीकेसी में जब आया, उसकी कीमत कितनी है गाड़ी की, 30 लाख रुपया, बट 50% से ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लग गया है। जब अगर सॉरी और भी ज्यादा लगा शायद, तो वहां पर उसका प्राइस सीधा सीधा क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर उसका प्राइस डबल हो जा रहा है तो वहां पर जो लोग परचेस करने वाले हैं, वहां पर उसकी डिमांड क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है। बोलता है कि कुछ चीजों पर ऐसा अगर टैक्स लगाते जाएगी ना गवर्नमेंट, तो वहां पर उसकी प्राइस लो हो जाती है। अच्छा, बाहर की कंपनी की जो गाड़ीज है, फॉर एग्जाम्पल फरारी और बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इन सब का प्राइस इतना ज्यादा हाई क्यों है? इसका रीजन यही है कि टैक्सेस ज्यादा है। जहां पर टैक्स ज्यादा होगा वहां पर ऑलरेडी पहले तो उसका प्राइस ऑलरेडी हाई है, उसके ऊपर से अगर उस पर टैक्स लगा दिया तो उसका प्राइस और ज्यादा हाई हो जाएगा, जो कि मिडिल क्लास पर्सन के जो पर्चिंग एबिलिटी से बाहर है। तो वहां पर भी वो चीजें परचेस नहीं कर पाएगा। तो लेवल ऑफ टैक्सेशन भी हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर लास्ट में बोलता है भाई क्लाइमेट फैक्टर, सॉरी अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं हमारे, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल अभी हमारा यूक्रेन और इसका युद्ध चल रहा था, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हमारी नेचुरल थिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। अब सडनली मोदी जी उस पर आते हैं हमारे टेलीविजन पे, बोलते हैं नोट बंद हो गई। ठीक है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी वो आ गई नोटबंदी वाला। फिर सडनली आते हैं बोलते हैं कि 6 महीने के लिए हमारा देश बंद, लॉकडाउन। फिर भाई हमारा नेक्स्ट क्या बोलता है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज में कुछ चेंजेस होने लगे हैं, तो वहां पर भी वो डिमांड क्या कर रहा है, अप एंड डाउन करता है। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के जो क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व किए। हमारे भाई बोलता है प्राइस क्या है, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर बोलता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। फिर बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, हैबिट, फैशन। फिर हमारा क्या बोल रहा था, लेवल ऑफ टैक्सेशन और अदर फैक्टर्स। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट किसके, डिमांड्स के। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है या 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है एजम्पशन, एब्स्ट्रैक्शन और लॉ ऑफ डिमांड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड वाला। तो लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहली बात हम देखते हैं कि डिमांड का जो हमारा जो लॉ बताया है, किसने बताया भाई, अल्फ्रेड मार्शल भाई ने। लास्ट टाइम यूटिलिटी के चैप्टर में भी अगर आप देखे रहेंगे, जो लॉ बताया था उसने बताया था, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। यहाँ पर भी क्या बता रहा है,
अल्फ्रेड मार्शल। कौन सी बुक के अंदर? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये चीज ना मैंने यहाँ पर इसी तरह जैसे आपने पिछली बार देखा था कि 1980s में उसने कोई एक बुक लॉन्च की थी जिसका क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक थी वो? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन से ईयर में उसने पब्लिश की थी? 1980 में। तो ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पर आपको जो चीजें पूछी जाती हैं कि बुक कौन सी थी या कौन से ईयर में उसने जो अपनी बुक लॉन्च किया था वो कौन से ईयर में लॉन्च किया था या बुक का नाम क्या था, तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं। या किसने लॉन्च किया था, मीन व्हाट, किसकी बुक थी ये? वो अल्फ्रेड मार्शल भाई की थी। किसकी थी? अल्फ्रेड मार्शल की। अब आते हैं उसके लॉ के ऊपर कि उसका लॉ क्या कहता है। उसका लॉ क्या कहता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। क्या कहता है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। पर लॉ जो है ना वो लॉ जैसा लिखना चाहिए, तो जैसा दिया हुआ है ना आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कैसे बोलता है? अदर थिंग बीइंग इक्वल, बोलता है कि बाकी सब चीजों को क्या मान के चल रहा है? वो इक्वल मान के चल रहा है। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी demanded and the lower the price of the commodity larger is the quantity demanded। बोलता है हायर द प्राइस, बोलता है प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? कम है। प्राइस कम है, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो जैसा एज इट इज आपको ये डेफिनेशन दी हुई है ऐसा ही आपको आपके एग्जाम में लिख कर आना है। फिर बोलता है भाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। यहाँ पर जो x है ना वो क्या डिटरमाइन कर रहा है? कमोडिटी को। x किसको? फंक्शन एंड p ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी को। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये लॉ ऑफ डिमांड वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, इतना भी याद रखते हो तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगे। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नाम है एजम्पशन और एक्सेप्शन, जो कि इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक से जिसका नाम है एजम्पशन और एक्सेप्शन। ये दोनों पार्ट है। वेर एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी एज्यूम कर रहा है जहां पर लॉ एप्लीकेबल होगा, और एक्सेप्शन का मतलब होता है कि भाई जहां पर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उससे पहले ना भाई एक चीज क्लियर रखना भाई कि हमारा डिमांड का जो लॉ वो क्या कहता है। सबसे पहली बात, जो हमारा डिमांड का जो लॉ है वो क्या कहता है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। मीन्स व्हाट, जहां पर प्राइस हाई रहेगा वहां पर जो डिमांड होगी वो क्या होगी? लो होगी। और जहां पर प्राइस जो होगा वो लो होगा वहां पर डिमांड जो होगी वो हाई होगी। मीन्स पैसा कम डिमांड ज्यादा, डिमांड कम पैसा ज्यादा। और वहां पर जब डिमांड ज्यादा हो रही है तो पैसा कम हो रहा है, जहां पर पैसा ज्यादा हो रहा है वहां पर डिमांड कम हो जा रही है। मीन्स व्हाट, यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में रखनी है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? वेयर द लॉ इज एप्लीकेबल। मीन्स व्हाट, कुछ चीजें क्या मान के चल रहा है? वो अज्यूम कर रहा है कुछ ऐसी चीजें। क्या चीजें अज्यूम कर रहा है? पहला बोलता है कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ इनकम। आपकी जो इनकम है ना उसको क्या मान के चल रहा है? वो कांस्टेंट मान के चल रहा है, तभी लॉ हमारा एप्लीकेबल होगा। मींस व्हाट, लॉ क्या कह रहा था? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। वेल आपका इनकम जो है ना वो कांस्टेंट मान के चल रहा है। क्या मान के चल रहा है? वो कांस्टेंट मान के चल रहा है। फिर बोलता है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। बोलता है पॉपुलेशन की साइज में चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आता है तो उसकी वजह से डिमांड में चेंजेस होंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में तो हमने यही पढ़ा है ना कि जब हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, इंग्लैंड की पॉपुलेशन इंडिया से क्या है? कम है। तो वहां पर क्या हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इंडिया में ज्यादा है और इंग्लैंड में क्या है? कम है। सेम चीज यही बोलता है भाई कि नो चेंजेस इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। जिन्होंने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड अच्छी तरीके से समझ लिया है ना, एजम्पशन तो एकदम एज इट इज सेम है। फिर क्या बोलता है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन कांस्टेंट। बोलता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैंने बोला ना किसी एक गुड्स की वजह से दूसरे गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है? हाईएस्ट हो रहा है। टी की वजह से कॉफी क्या हो जा रही थी? बढ़ जा रही थी। यहाँ पर भी तो वही बोल रहा है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना उनकी जो प्राइस है ना उसको कांस्टेंट मान के चल रहा है। बोलता है वहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा, तभी हमारा लॉ क्या करेगा? अप्लाई करेगा। फिर बोलता है कि प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन कांस्टेंट। वही सेम चीज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल, फ्यूल का जो प्राइस है उसको क्या मान के चल रहा है? वो कांस्टेंट मान के चल रहा है, तभी हमारा लॉ क्या कर रहा है? वो एप्लीकेबल कर रहा है। फिर बोलता है नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस। बोलता है भाई फ्यूचर प्राइस पे आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। मींस व्हाट, आपके जो फ्यूचर में आप सोच रहे थे कि प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो मैंने क्वांटिटी ज्यादा डिमांडेड परचेज करके रखी है, तो वहां पर भी वो चीजें एप्लीकेबल नहीं करती है। बोलता है भाई कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपको फ्यूचर प्राइस की, तभी हमारा लॉ क्या करेगा? एप्लीकेबल करेगा। वरना अगर हायर द प्राइस, अगर प्राइस अभी हाई है ऑलरेडी तो आपकी डिमांड लो होनी चाहिए। लेकिन बोलता है कि भाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको पता चलता है कि कल को इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा। गोल्ड का यही हो रहा है ना, लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पर लोग और ज्यादा परचेस करते चले जा रहे हैं। फिर भाई बोलता है कि नो चेंजेस इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस एंड
फैशन, अपने फैशन के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी हैबिट्स के हिसाब से लोग चीजें चेंज करते रहते हैं। तो वहां पर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड चेंज होती रहती है। लेकिन हमारा लॉ एप्लीकेबल होने के लिए बोलता है कि नो चेंजेस, कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए। फिर बोलता है नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी, बोलता है भाई कि टैक्सेशन जो पॉलिसी है ना वो रिमेन रहनी चाहिए कांस्टेंट एकदम। वहां पर अगर कोई चेंजेस आता है तो हमारे जो डिमांड कर्व है, यानी कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड का जो लॉ है वो तभी एप्लीकेबल करेगा जब टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं होंगे। मीन्स व्हाट, जहां पर भी हमारा लॉ एप्लीकेबल कर रहा है वो चीजें क्या हो रही है, कांस्टेंट, या तो लेवल ऑफ इनकम हो रहा है, साइज में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए पॉपुलेशन की, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए उसके प्राइस के अंदर। फिर बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए अगर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है तो। फिर नो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस से लेकर कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है। फिर बोल रहा है कि नो चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन एक्सेट्रा। फिर बोलता है लास्ट में नो टैक्सेशन पॉलिसी। इन सबको अगर वो ऐसे नॉर्मल नो चेंजेस कांस्टेंट मान के चल रहा है तभी उसका लॉ क्या कर रहा है, वो एप्लीकेबल हो पा रहा है। अच्छा ना, इन सब चीजों को मान के चल रहा है, अज्यूम करके चल रहा है तो उसका लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना भाई, कुछ गुड्स ऐसे हैं, कुछ कमोडिटीज ऐसी है ना जिन पर ये लॉ एप्लीकेबल करेगा ही नहीं करेगा। मीन्स व्हाट, करेगा ही नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। मीन्स व्हाट, जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल करेगा ही नहीं। तो ऐसी क्या चीजें, सबसे पहले बात ग्रिफिन पैराडॉक्स। रॉबर्ट ग्रिफिन करके ना एक इंग्लैंड के एक ये थे, इकोनॉमिस्ट थे। सो उन्होंने ना एक रिसर्च किया। आपको पता है लो क्वालिटी ऑफ गुड्स जो होती है ना, जो जिनकी क्वालिटीज खराब है, सबसे पहली बात तो इनकी इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स जिनकी क्वालिटीज खराब होती है ना, चाहे उनका प्राइस गिर जाए या चाहे उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाए, उनकी डिमांड कभी भी बढ़ती नहीं है। सेम चीज ना भाई, ये हमारे रॉबर्ट भाई ने क्या किया था पता है, इंग्लैंड में एक बार एक चीज एज्यूम की। उन्होंने देखा कि जब ब्रेड का प्राइस है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, तो लोग ज्यादा परचेस कर रहे थे, लेकिन सडनली क्या हुआ, उसका प्राइस एकदम गिर गया। ब्रेड का जो ब्रेड होता है, ब्रेड का प्राइस क्या हो गया, एकदम से गिर गया। जब उस ब्रेड का प्राइस गिर गया ना, तो लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे लॉ के हिसाब से बोलता है कि लोअर द प्राइस हाइयर द डिमांड, ठीक है। क्या बोलता है, लोअर द प्राइस हाइयर द डिमांड। लेकिन जब ये गिफन भैया ने वो चीज देखी कि जब ब्रेड का प्राइस गिरा ना, तो वहां पर लोगों ने ज्यादा परचेस नहीं किया। उल्टा लोग क्या करने लगे, जो महंगे गुड्स है ना, जैसे मीट वगैरह हो गया, उनको परचेस करने लगे। क्यों परचेस करने लग गए, क्योंकि भाई उनको लगा कि इसमें प्राइस में फर्क आया, यानी इसकी क्वालिटी में भी फर्क आया होगा। इस वजह से लोग क्या करने लगे भाई, वो कम पैसा वाले गुड्स है, इसके जैसे इंटीरियर है, खराब भी हो सकते हैं, लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स है, पैसे कम होने की वजह से उसने क्या कर दिया, उस गुड्स को रिजेक्ट कर वहां पर मीट वगैरह लेकर आने लगे। भाई हमारा लॉ बोलता है कि अगर लोअर द प्राइस है तो डिमांड क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। पर यहाँ पर हाई डिमांड नहीं थी, यहाँ पर डिमांड हाई नहीं हुई। तो यहाँ पर इसी चीज को क्या कहते हैं हम, गिफन पैराडॉक्स कहते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कहता है प्रिस्टाइज गुड्स, प्रीशियस गुड। प्रीशियस गुड्स का मतलब क्या होता है, प्रीशियस गुड। प्रीशियस गुड्स का मतलब क्या होगा भाई, कुछ ऐसी वस्तु है जो बहुत ही ज्यादा, हम बोलते हैं ना, वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा क्या है, वैल्यूएबल है। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया। ये जो चीजें है ना, यहाँ पर आपका प्राइस कितना भी ज्यादा हाई होने दो। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी के गोल्ड का प्राइस जानेंगे तो हार्डली मेरे हिसाब से 1.5 से, हाँ 1.3 से 1.5 लाख के बीच में चल रहा है, ठीक है। सो जो इस टाइम पे जो गोल्ड का भाव चल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। लेकिन डिमांड कम है क्या, नहीं, डिमांड भी उतनी ज्यादा हाई चल रही है। मीन्स और यहाँ पर डिमांड कम नहीं हुई। प्रीशियस गुड्स की कभी डिमांड घटती है क्या, आप मुझे बताओ। प्रीशियस गुड्स मतलब आप कभी देखा है कि सोने का भाव कभी 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर पब्लिक की जो डिमांड है ना वो कम नहीं हो रही। चाहे उसका प्राइस बढ़ रहा है, चाहे उसका प्राइस रिमेन रह रहा है या बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, वहां पर पब्लिक की डिमांड कम नहीं हो रही, उल्टा पब्लिक और ज्यादा उसको परचेज कर रही है। फिर बोलते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना भाई कि कोई भी ऐसे गुड्स अगर आप पकड़ के चल रहे हो ना, वहां पर जो पब्लिक की माइंडसेट होती है कि समझ लो ना कि अभी कोई एक गुड्स, मैंने जैसे अभी गिफन पैराडॉक्स ने भी वही बताया था कि अगर कोई भी गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि ना वो गुड्स खराब होंगे, वो गुड्स सही नहीं होते हैं। सो उस वजह से भी हमारा ये लॉ एप्लीकेबल नहीं करता। बोलता है भाई कि लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब प्राइस कम है तो गुड्स का जो क्वालिटी है वो भी कम है, लोगों का मानना ऐसा होता है। सो वहां पर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई, वहां पर पब्लिक उस चीज को परचेज नहीं कर रही है। लेकिन हमारा डिमांड ऑफ लॉ यही बोलता है कि जब प्राइस कम है तो आपकी कमोडिटी जो डिमांड होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, पर यहां पर ऐसा नहीं है। फिर बोलता है प्राइस इल्यूजन। सीधी सी बात है भाई कि प्राइस ज्यादा तो लोगों का डिमांड जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, पर पब्लिक यहाँ पर उल्टा सोचती है कि रोल्स रॉयस बहुत ज्यादा महंगी कार है, ठीक है,
पर पब्लिक क्या सोचती है कि रोल्स रॉयल्स को बोलते हैं ना कि जो प्राइस इल्यूजन बताता ना कि जो प्राइस जो हाईएस्ट प्राइस के जो गुड्स होते हैं ना उनको लगता है कि क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वहां पर लोग उसको भी प्राइस इल्यूजन देख कर भी ये करते हैं कि परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यही है हमारा रॉयल रॉयल्स हो गई, रॉयल एक्स की घड़ी हो गई, आप देखो 1.5 दो 3 लाख रुपए की, 4 लाख 5 करोड़ तक की घड़ी आती है। तो वहां पर लोग क्यों परचेस कर रहे हैं, वहां पर वो लोग इसीलिए परचेस कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वो गुड्स बहुत ज्यादा ये है प्राइस इल्यूजन की वजह से, मीन उनको लगता है कि प्राइस ज्यादा है तो उसका जो क्वालिटी रहेगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर बोलता है इग्नोरेंस, समटाइम्स हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर 20 रुपए की पानी की बोतल भी लोग 50 रुपए की बेचते हैं। अगर आप केदारनाथ वगैरह साइड में चले जाओ तो 100 रुपए की 1 लीटर की बोतल आती है, लेकिन वो उतना ऊपर लेकर भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखने जाओ तो उसका प्राइस तो 20 ही रुपए है, लेकिन इग्नोरेंस हम कर देते हैं। बहुत टाइम से ऐसा होता है भाई कि अगर बेचने जा रहे हैं ना तो वहां पर वो 100 रुपए का बेचेगा तो भी हमको लेके पीना है, क्योंकि वहां पर मिलने वाला नहीं है। सो मीन्स व्हाट, ये चीजें यहीं पर इसीलिए हो जाती है कि भाई कुछ चीजों को हम इग्नोर कर देते थे, वहां पर उस प्राइस को इग्नोर कर रहे हैं भाई, 100 रुपए का तो भी हम उसको खरीद रहे हैं। हमारा डिमांड का लॉ क्या कह रहा था कि भाई हाइयर प्राइस लोअर द डिमांड, वहां पर पब्लिक नहीं खरीदनी चाहिए, पर पब्लिक खरीद रही है क्योंकि भाई वो इग्नोर कर रहे हैं, उनको प्यास लगी हुई है। फिर बोलता है हैबिचुअल गुड्स, सिंपल बात है भाई, किसी भी चीज की आपको हैबिट पड़ी हुई है, लत लगी है, तो वहां पर आपको वो गुड्स महंगा मिले या सस्ता मिले आपको वो चीज परचेस करनी पड़ेगी। मीन्स व्हाट, अगर आपको अगर अल्कोहल की मैं अगर एग्जांपल ले लूं, सो जो अल्कोहल कंज्यूमर्स हैं, सो वहां पर उनको अगर अल्कोहल का प्राइस बहुत ज्यादा हाई भी होगा ना तो भी उनको परचेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज उनकी वो हैबिट है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो एजम्पशन और एक्सेप्शन का पार्ट है ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो इसी तरह से हमारा जो ये चैप्टर है डिमांड एनालिसिस 3A वाला इकोनॉमिक 12th स्टैंडर्ड का, ये यहाँ पर खत्म होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये आपको एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। और ये 8 to 10 मार्क्स अगर आप देखने जाओगे ना तो आपकी परसेंटेज बूस्ट करने के लिए ना बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। सो ये जो हमारे जो डिमांड एनालिसिस का ये जो छोटा सा चैप्टर है ना भाई, यहाँ पर अगर आपने इस लेक्चर वीडियो को देख लिया ना पूरी तरीके से, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि ये 8 से 10 मार्क्स आपको आपके बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसका रीजन है भाई कि हमने शुरू से लेकर एंड तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल 1-2 चीजें हमने छोड़ दी बीच में, वो एक कोई लॉ वगैरह का एक क्वेश्चन है थोड़ा, वो 5-6 पॉइंट वाला, वो हमने लीव कर दिया है क्योंकि मुझको मालूम है कि वन शॉट लेक्चर में उसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप सभी को उसकी भी जरूरत है तो आप कमेंट करें, हम उसका भी लेक्चर बना देंगे। बट इन वन शॉट लेक्चर हमने ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी एग्जाम में आपके आने वाली है उनको कवर कर लिया है। और ये जो हमारा जो लेक्चर वीडियो अब तक का बना हुआ है ना, यहाँ पर सारे छोटे छोटे पॉइंट इस चैप्टर्स के हमने पूरे कवर करके लिए हैं। तो डिमांड एनालिसिस का ये जो एक चैप्टर है ना यहाँ पर आपका खत्म होता है। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इन दिस नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।